फ्रांस की दो क्रांतियां हुई। जो पहला था जुलाई क्रांति, जुलाई मतलब जुलाई 1830 की क्रांति। एक दूसरी क्रांति ये हुई जो 1848 में हुई। ठीक है, अब इसको समझेंगे। अच्छा, इस क्रांति का महत्व क्या है? फ्रांस की क्रांति का पूरे यूरोप में पड़ा। क्या पड़ा कि जब देखा कि वो उसमें वहाँ डेमोक्रेसी हो गया, मतलब जनतंत्र हो गया, जिसको अभी हम प्रजातंत्र कहते हैं, तो सभी जो है अपने राजतंत्र को खत्म करके और क्या डेमोक्रेसी लाना चाहा। तो वो छोटे छोटे राज्य था, वहाँ का राजा था, वो लोग क्या था कि वो बाधक था, तो उसी को एकीकरण करने का, तभी तो इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसका ये प्रभाव है। तो फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई वो कब हुई? 1848 ईस्वी में हुई। और ये कैसे हुई उसको थोड़ा सा इतिहास हम पढ़ते हैं। तो जुलाई 1830 ईस्वी के फलस्वरूप लुई फिलिप राजा बना, या शासक कह सकते हैं, शासक बना। कहाँ का? फ्रांस का शासक बना। लेकिन लुई फिलिप जो था उदारवादी था। उदारवादी मतलब क्या हुआ? उदारवादी का मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए, जैसे आवे उदारवादी, तो उदारवादी का मतलब समझा देते हैं। उदारवादी का मतलब समझ लीजिए कि जनतंत्र मतलब प्रजातंत्र का समर्थक। ठीक। अगर आवे प्रतिक्रियावादी, जनतंत्र का विरोध। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? जनतंत्र का विरोधी। तो जनतंत्र का विरोधी मतलब क्या हुआ? मतलब राजतंत्र का समर्थक हो गया। यही हुआ प्रतिक्रियावादी का मेन मतलब, और उदारवादी का मतलब जनतंत्रवादी। ठीक है। अब इतिहास में, जीवन में कहीं पढ़िएगा तो ये ध्यान में रखना कि जैसे रहेगा उदारवादी, समझ लेना है कि वो जनतंत्रवादी माने प्रजातंत्रवादी है, और अगर रहेगा प्रतिक्रियावादी तो राजतंत्रवादी माने जनतंत्र का विरोधी। तो अच्छा कौन है? उदारवादी जनतंत्र, लोकप्रिय शासन है। इसीलिए तो अब्राहम लिंकन ने भी इसका परिभाषा दिया था, बहुत अच्छा। और भी बहुत लोग ये कि बहुत अच्छा है ये। अच्छा, तो ये जो था, ये क्या था? लुई फिलिप क्या था? उदारवादी था। क्या था? उदारवादी मतलब जनतंत्र का समर्थक। लेकिन क्या था? एक और था इसमें, ये महत्वाकांक्षी था, अति महत्वाकांक्षी। आप देखिए, जनतंत्रवादी तो ठीक है, लेकिन जैसी अति महत्वाकांक्षा हो जाता है तो वो खतरनाक होता है। महत्वाकांक्षा मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम ऊंचा चले जाए एकदम अचानक, वो किसी का ना हो, हमसे ऊपर कोई ना हो। खराब ना हो गया, तो खराब हो गया। अब उसके लिए तो आदमी सोच लेगा कि हमसे ऊपर कोई ना हो, तो वो कुछ भी करेगा उसके करने के लिए, तो गलत ही करेगा अगर उसके दिमाग में है ना। तो ये महत्वाकांक्षी था। तो महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने एक नीति अपनाई। कौन नीति? जिसका नाम था स्वर्णिम मध्यम, स्वर्णिम मध्यम ही लिख लीजिए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए जगह छोटी है, जो इंग्लिश में लिखिएगा उसके लिए फायदेमंद है। गोल्डन मिडिल क्लास पॉलिसी। स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का उसने अवलंबन करते हुए किसी नीति के तहत इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को क्या बनाया पीएम। समझ लेना है, बहुत अच्छा है। पीएम माने प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री। अच्छा भी लगता है। जैसे महाभारत में नया महाभारत बनेगा तो क्या बनेगा? थैंक यू भीष्म पितामह, नो प्लीज डोंट टच मी, यही ना होगा सर? नहीं तो थोड़ा सा इसके साथ ये लगता है, लेकिन हम लोग को याद करने की अच्छा है, छोटा हो गया पीएम।
गीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। कौन बनाया? ये लुई फिलिप बना दिया गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। अब जब इसको प्रधानमंत्री बना दिया तो ये बड़ा ही निकम्मा था ये, और निकम्मा को ही चाहता था कि हमारा निकम्मा ही रहे। ठीक है, समझ रहे ना? ये निकम्मा रहेगा तो हमको पूछेगा ना लोग। नियम था कि प्रधानमंत्री बनाओ, सब बोले प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री का क्या निकम्मा बना दिया? लुई फिलिप होशियार था वो। एक तो हमारे दोस्त हैं, अन्यथा बन गया, बहुत नहीं लेकिन फिर भी है, पढ़ा लिखा ही है, लेकिन वो नेतागिरी में आ गया। उतना मतलब मध्यम ही पढ़ने में ही, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन सवाल ये है कि वो तो वो नेता बन गया। क्या यूँ कहे, मेरा एक दोस्त था वो नेता बन गया। वो क्या करता है ना, मतलब चंगला सबको, अनपढ़ को रखता है वो क्या अपने साथ में, पढ़ा लिखा नहीं रहता लड़का, काम करने वाला का काज करता होता है ना। नेताजी को कौन क्या चाहिए? 10 को चाहिए हमेशा। जब भी चलेगा ना 10 को लेकर उसको अच्छा लगता है कि लोग कहेगा अरे कितना लोग 10 को जा रहा है। हम देखते हैं कई को हम मार किए हैं, जब वो चलता है ना तो पीछे देखता है कि नहीं। जब देखेगा ना है तो नहीं जाएगा कहीं। अब देखेगा जैसे ही 10 को आ गया कि हाँ चलो चलिए वहाँ चाय पिलाता है ना, तो वो रखता है, खूब रहता है। तो हम पूछे अच्छा एक चीज बता यार, तुमको जो तुम काम भी करवाता है एकदम अनपढ़वा, एकदम काम दूसरा तीसरा वाला है, कैसे करता है? तो पढ़ा लिखा रखा ज्यादा काम होगा तो गलती कर देता होगा। बोले खूब गलती करता है। पढ़ा लिखा रहेगा तब ना अच्छा रहेगा। पढ़ा लिखा का दूसरा पढ़ा लिखा रहेगा खास करता, बोला पागल हो गया क्या? पढ़ा लिखा रहेगा उसी करके हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत नेता ऐसा करता है, वो पढ़ा लिखा कभी साथ रहने नहीं देगा। आस पास देखिए ध्यान, मुखिया जी, सरपंच जी, फलना चना देखे हैं, पढ़ा लिखा को रहता है साथ में? क्यों, क्या कारण है? मतलब कि वो नकल कर लेगा ना, उसका हर चीज देख लेगा। पढ़ा लिखा तो ज्यादा दिमाग लगाएगा, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। ये नहीं सोचिएगा कि हम पढ़ा लिखा में मुखिया जी ज्यादा हमको मानेंगे या विधायक जी ज्यादा या सरपंच साहब ज्यादा, है ना? ये नहीं हो सकता है। उससे दूर रहता है, उसको दूर रखता है, ये तो सब चीज जान जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसीलिए ये जो निकम्मा को रख लिया। अच्छा रखेगा भी निकम्मे, निकम्मा नहीं रहेगा तो चाय पीने के लिए कैसे लटकल रहेगा? घर में तो उसको चाय नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ रहता है हमेशा। तो निकम्मा को बनाया प्रधानमंत्री। तो निकम्मा रहेगा तो उससे लोग नहीं ना पूछेगा, फिर जाएगा उसके पास पूछने के लिए जो कामयाब है। तो इस कारण से क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, एकदम निकम्मा था। तो गीजो के फलस्वरूप क्या हो गया? फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, महंगाई। देखिए कहीं का अगर राष्ट्र का कोई राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी निकम्मा होगा तो बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई बढ़ेगी, है ना? ये समझ लेना, चाहे मुख्यमंत्री जो भी हो, तो बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई वहाँ क्या हुआ? बढ़ गई। और ये ध्यान देना, ये पॉइंट है कि गीजो की असफलता का क्या कारण था, या फ्रांस का असफल क्यों हुआ, 48 में क्यों क्रांति हुई, और क्या हुआ वो देख लीजिए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? विदेशों में असफलता। विदेश में क्या हुआ? असफल होने लगा। इसके फलस्वरूप जब इतना काम हो गया तो राष्ट्र तो बढ़िया रहेगा नहीं। क्या हुआ? तब क्या हो गया, यहाँ लोग असंतुष्ट हो गए। लोग क्या हो गए? असंतुष्ट। ओके, ध्यान देना। 22 फरवरी, यही असंतुष्टि के कारण क्या हुआ? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को एक आदमी था, क्या? थियस, नाम था थियस। ओके, पेरिस एक काम करिए, जिसको अंग्रेजी लिखे याद भी रह जाएगा, है ना? हिंदी भी लिख लेना है। थियर्स ऐसे लिख लीजिए। यहाँ क्या लिखिए? पेरिस। पेरिस में क्या किया? भोज का आयोजन किया। भोज समझ गए ना? विशाल भोज। ठीक है, लिख दीजिए विशाल भोज। क्या हुआ?
विशाल भोज, चूंकि देश स्तर पर तो विशाल ही होगा, विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी, वो भोज नहीं था, एक तरह से मानिए कि वो सभी देश के नेताओं की मीटिंग थी, ठीक है ना। उस मीटिंग में सभी लोग आया, जिसका कि गीजो ने काफी विरोध किया, लेकिन विरोध चला नहीं। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 24 कितना है, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप राजगद्दी छोड़ के भाग गए। फिलिप क्या हुआ, लुई फिलिप, राजगद्दी छोड़ के भाग गए। लुई फिलिप क्या हुआ, राजगद्दी छोड़ गद्दी छोड़कर भाग गया। कहां चला गया, इंग्लैंड। इंग्लैंड। ये गद्दी छोड़कर क्या हुआ, भाग गया, और ये भी भाग गया, तो ये कहाँ रहेगा, तो गीजो भी भाग गया। गीजो क्या करेगा, ये दोनों देखिए ना, गीजो और दोनों भाग गया। और तब क्या हो गया, उसके बाद द्वैत गणराज्य की स्थापना हुई। उसके बाद जो है कौन बन गया, लुई नेपोलियन बन गया, क्या सम्राट, राष्ट्रपति 1848 में। क्या बन गया, शासक बन गया। शासक मतलब राष्ट्रपति समझना, शासक बन गया। और मेन घटना जो हुई क्या, 21 वर्ष की आयु से सभी 21 वर्ष के उम्र वाले को क्या हुआ, मताधिकार मिला। मताधिकार, मत का अधिकार। अधिकार, देखिए लिखा हुआ है, हाँ सर। मत का अधिकार मिला। 1848 में सर। 1848 में, कब, 1848, यही हो गया ना, ये एक तरह से मानिए डेट यही हो गया जब फ्रांस का क्या हो गया, तो ये क्रांति हो गई, मतलब वहां परिवर्तन हो गया, और वो क्या हुआ, लुई नेपोलियन बन गया, क्या इसको लुई नेपोलियन के एक नाम है नेपोलियन थर्ड। सर तो सेकंड कहाँ आया? सेकंड नहीं है, थर्ड है, होगा कोई, नेपोलियन थर्ड इसका नाम था। लुई नेपोलियन कहे या नेपोलियन थर्ड। और अच्छी बात यह है कि ये जो था नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, ये भतीजा था। ओके, अब इस प्रकार से यहाँ गणतंत्र की घोषणा हुई। मोटा मोटी आप चलिए छोड़िए, वो बदल के रहा 1848 से क्या 1870 तक, सर 1848 1848 से 1870 ईस्वी तक रहा, आगे, हाँ सर आगे, ठीक है, इतना तक रहा। ओके, अब देखिए फ्रांस की दूसरी क्रांति इस प्रकार से हुआ, और हमको फ्रांस की क्रांति कैसे भी आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं। एक चीज और समझना, उदारवादियों का नेता दो था, मैंने दोनों मिलकर के किया था। उदारवादियों का नेता कौन था, लुई ब्लां। लुई ब्लां। अच्छा, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन। अच्छा, गणतंत्र वादियों का नेता सर, उदारवादी तो समझ में आया, गणतंत्रवादी क्या? आप बता रहे हैं, गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, लामार्टिन। लामार्टिन था। तो अब उदारवादी का मतलब क्या हुआ और गणतंत्रवादी का मतलब क्या। अब गणतंत्रवादी भी उदारवादी भी गणतंत्रवादी है, हाँ। लेकिन जब ये दोनों लोग फर्क करेंगे तो उदारवादी का मतलब है कि जैसे कोई पैसा मांग रहा है ना, हमको मेला जाना है बच्चा, तो उदारवादी क्या करेगा, कहेगा ठीक है, कह रहा कि 100 रुपया दीजिए, कहेगा ठीक है लो 10-20 रुपया ले लो, नहीं 100 चाहिए, अरे लो ले चलो बाद में देखा जाए, ठीक, ये वो उदारवादी। और गणतंत्रवादी क्या कहेगा, कहेगा कि जरूरत है क्या, हाँ है, कितना 100, अच्छा चलो ले लो, ये दोनों अंतर, जरूरत है तो ले लो जितना। अब उदारवादी क्या करेगा, अरे जरूरत है ना, चलो काम चला लो, अरे इसमें है बस दो ना, बहुत है, दोनों अंतर हुआ। मतलब वो कुछ उदारवादी मैंने कुछ अधिकार देने के पक्ष में होता है, गणतंत्रवादी का तो ये पूरे है, मतलब एकदम पूरे परिवर्तन से, समझ में आ गया। ओके चलिए।